तो दोस्तों इको के सवाल बता दूं आपको मैं 2025 प्रीलिम्स में जो सवाल आए इको के, हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया, लेकिन इको के सवाल देख लो। और ना इनफैक्ट टचवुड इस बार थोड़ा सा पेपर है जो पढ़ाई लिखाई में से ज्यादा आया है ना। कॉन्सेप्चुअल आता है, कॉन्सेप्चुअल इस बार भी है, लेकिन पढ़े लिखे में से आ जाए, करंट अफेयर्स में से आ जाए। इनफैक्ट कुछ तो हमारे यूट्यूब के इनिशिएटिव्स में से कितना सारा कुछ आ गया, पेड बैचेस में से है तो, लेकिन यूट्यूब से भी आ गया। ओके, देन पूछा गया यहाँ पर कि इसमें से कौन से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात हो रही है ना। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की यहाँ पे बात देख लें अगर हम, तो पर्टिकुलरली यस, इसमें जो हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल हैं, तो इसलिए ओनली टू, बाकी हमारे कन्वेंशनल में ही होते हैं। ओके ठीक है, ये हमारे जैसे क्लास में जो नोट्स है मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, उसमें से है। हेज फंड दिखता है हमें टाइप 3 में है, कैटेगरी 3 में, और वेंचर कैपिटल टाइप 1 में है ना। इसकी अलग अलग तरह की इनकी कैटेगराइजेशन होती है, हमने डिस्कस भी क्लासेस में किया हुआ है। ओके, देन जो सोर्सेज ऑफ इनकम है फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका जो गिव अवे था कि प्राइवेट कंपनीज को तो उधार नहीं देता ना आरबीआई, तो ये हमारा ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 नहीं था यहाँ पर। ओके सर, 1-2 या 1-5 सर। प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी, सर ये तो खर्चा है, आरबीआई का इनकम की बात हो रही है, इनकम नहीं आएगा यहां से, तो इसलिए ये भी हट गया। तो ये आंसर 1 और 2 ही होगा। ओके है ना। तो ऐसे आरबीआई के रूल्स पे हर बार ऑलमोस्ट एक सवाल है, तो इसलिए मैं मुश्किल नहीं मानता इसको। ओके, देन ईडी, ईडी आपको पता है पर्टिकुलरली होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये गलत हो जाता है। डीआरआई, बहुत से जो आईआरएस ऑफिसर्स बनेंगे, और इनफैक्ट जो आईआरएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन भी है डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही आती है, और पर्टिकुलरली कस्टम्स के अंदर आएगा है ना जो। एंड यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही है। और डेटा एनालिटिक्स और टैक्स ऑफिसर्स को जो कोई इवेड कर रहा है, पॉलिसी जो सही पालना नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करने के लिए हमें डेटा मिलता है यहाँ पर, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको जो बार बार कहां दिखता है, ये पीआईबी में है ना। क्लासेस में कवर नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं बताना, ये पीआईबी में दिखता है। मुश्किल सवाल था, पेपर में छोड़ भी सकते हैं। ओके, देन आरबीआई मैंडेट करता है कि सभी लिस्टेड कंपनीज भारत में एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकालें। सर आरबीआई नहीं करेगा ना, सर कंपनियों की बात है ना, आरबीआई नहीं करेगा, सेबी करेगा, तो इसलिए सेबी करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाती है। एंड कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर मार्क्स डिस्क्लोजर्स दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल, ये बात सही है, नॉन फाइनेंशियल ही होते हैं, तो इसलिए सोशल ईएसजी बोलते हैं। हमने जब क्लासेस में पढ़ते हैं हम ईएसजी फैक्टर्स के बारे में, एनवायरमेंटल, सोशल और हमारे गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीजों पे कंपनियां कितना खरा उतरती हैं, उसके बारे में सेबी इंक्रीजिंगली बात करता जाता है। जैसे देन ग्रीन बॉन्ड्स एटसेट्रा, बहुत कुछ जो लेके आ रहा है सेबी भी। देन अब ये बीआर जो हमारे पास बीआरएसआर बोलते हैं, उसके क्या क्या डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है, कभी फ्यूचर में पूछ लें तो। ओके, देन यहां पर पूछा गया कि भारत में इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर, एलाइड मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे वूल रेयरिंग है ना, ये टैक्स नहीं चुकाना होता। जी सर, अगर वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं तो टैक्स नहीं चुकाना होता। और अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसको लॉन्ग टर्म में बेचते हैं, उस पर कैपिटल टैक्स नहीं देना होता, जो जिसको हम कैपिटल जो गेन्स टैक्स बोलते हैं, नहीं देना होता। ये बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसलिए दे बोथ आर राइट बट डू नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। ओके, देन मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्योंकि चाइना बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे अपना कब्जा बना रहा था, तो यूएसए ने एक अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है, एमएसपी बोलते हैं, उस पे भारत की एंट्री भी करा दी थी 2024 की, जैसे देख सकते हैं ये खबर है ना। और इंडिया रिसोर्सेज कंट्री है, सभी मिनरल्स मिलते हैं, ये कहना मुश्किल है, सभी मिनरल्स नहीं मिलते, तभी हमें पार्टनरशिप का पार्ट बनना पड़ता है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस ऐसी कंट्री से ना हो जाए जो हमारे लिए हॉस्टाइल हो। एंड पर्टिकुलरली एमएमआरडीए एक्ट, मैंने आपको टाइम एंड ओवर कितनी बार बताया है, माइंस एंड मिनरल्स को रेगुलेट करने वाला जो एक्ट है, वो वाला एक्ट डेवलपमेंट डीआरए, सॉरी एमएमडीआरए एक्ट, जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का एक्ट है, वो जरूरी है। बार बार पूछा जाता है, प्री में भी, मेंस में भी, बार बार 5 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है, तो जरूर पढ़ें इसको। ठीक है, इसीलिए उससे जुड़े हुए करंट अफेयर जरूर पढ़ें। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बना के कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग होती है कि आप उसको जो, जैसे अगर मुझे ढूंढना है कि मिनरल कहीं पे है कि नहीं, पहले मैं उसका रिकॉनेसांस करता हूँ कि देखता हूँ कि यहाँ मिनरल होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ पे मैं कहीं पर कुछ खुदाई कर दूं और कुछ होना है ना, तो पहले रिकॉनेसांस, उसके लिए अलग लाइसेंस मिलता था, एंड एक्सट्रैक्शन के लिए अलग। अब कॉम्पोजिट लाइसेंस मिल जाता है, इस पर भी मैंने क्लास में लेक्चर पढ़ाया हुआ आपको, है ना। ये पता है क्यों पढ़ाया था, क्योंकि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू था, इसी कारण ही पढ़ाया था। ओके ठीक है, देन उसके बाद सवाल हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी की बात करें, बॉन्ड होल्डर्स रिलेटिवली सेफर है, लोअर रिस्क पर रहते हैं। यस, हमें पता होता है कि जो स्टॉक होल्डर है उसको तो जब सब कुछ हमारे कंपनी के एसेट्स बिक गए, उसके बाद एंड में कुछ बचेगा, पहले बॉन्ड होल्डर्स, क्योंकि ऑब्लिगेटरी है, किसी से उधार लिया है तो उधार वापस करना ऑब्लिगेटरी, उनके रिटर्न्स जो है चाहे कांस्टेंट हैं लेकिन सेफ हैं। अब जो इक्विटी होल्डर, जो कंपनी में हिस्सेदार है, मालिक है, तो उसके रिटर्न्स ऊपर भी जा सकते हैं बहुत ज्यादा, कंपनी बहुत प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाए तो बहुत रिटर्न मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मतलब अगर कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो उसको शायद ऐसा हो सकता है कुछ भी रिटर्न ना मिले, तो इसलिए उसके रिटर्न्स इक्विटी होल्डर के फिक्स नहीं होते, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। बॉन्ड होल्डर्स के जो रिटर्न कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई तो पहले उसको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो लेंडर्स है कंपनी के, स्टॉक होल्डर्स ओनर्स होते हैं, ये बात सही है। रीपेमेंट पर्पसेस के लिए बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है ओवर स्टॉक होल्डर्स। तो यहां पर 1 जो 2 और 3 करेक्ट भी हैं और जो एक्सप्लेन भी करती हैं स्टेटमेंट 1 को। ओके, देन मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं जो हमें दिखते हैं हमारी बेसिक्स ही हमारी क्लासेस में, क्योंकि ना ये जो सवाल कुछ ये वाले हैं थोड़े से ऑन द बेसिक साइड है ना। अब इसमें कुछ ट्विस्ट एंड ट्रिक करके यूपीएससी आगे पूछे बात लगे, है ना। ओके, देन यहां पर पूछा गया कि भारत अकाउंट करता है फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, जो दुनिया भर में ग्लोबली कॉन्ट्रैक्ट जो चलते हैं, यस भारत बहुत ज्यादा करता है, ट्रेडिंग करता है किसकी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, ऑप्शंस की, है ना, इक्विटी ऑप्शंस की। देन इक्विटीज की नहीं, इक्विटी की ऑप्शंस जो उसमें बनती हैं। एंड भारत की स्टॉक मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो की है रिसेंटली, इवन हांगकांग को भी एक पॉइंट पे हमने पीछे कर दिया था, ये भारत इस पे बहुत हमारे यहाँ पे खबरें चल रही थी, तो इस पे हमने जो वीडियोस भी बनाए थे। एंड देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर। अरे नहीं सर, सेबी सारा दिन कभी इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेता है कि आपने गलत जो टिप दे दी, स्मॉल इन्वेस्टर को बचाने के लिए सेबी बहुत काम करता है। 1 और 2 आर करेक्ट, है ना। जो नोट्स में से मैं डाल के बता रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर को पकड़ लिया, कभी कुछ कर लिया, है ना, ऐसे वाली चीजें सेबी बहुत करता रहता है। ओके, देन सर्कुलर इकोनॉमी इन्वायरमेंट में पढ़ाया हुआ, इको पढ़ाया हुआ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ बताना सर्कुलर इकोनॉमी के आगे वाला कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ था, सर्कुलर बायो इकोनॉमी। ओके, देन सर्कुलर इकोनॉमी जो एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सर्कुलर इकोनॉमी है कि ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होने देना, हमने वेस्ट कम से कम होना चाहिए। वेस्ट को इनपुट कैसे बनाएं ताकि हमारी इकोनॉमी में कम से कम हमारे जो सामान की जो रिडक्शन हो जाए, कि जो इनपुट की रिड्यूस हो जाए और सामान को रीयूज कर सकें, है ना, तो लाइफस्टाइल को कुछ बदल के सकें, तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात होती है। तो इसलिए रॉ मटेरियल के यूजेज को घटाने की बात होती है एंड वेस्टेज घटाने की बात होती है, तो इसलिए सभी कुछ यहाँ पे करेक्ट नजर आता है। ओके, देन यहां पर देखें, अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना पहले कि स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड रहता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये ना जो गवर्नमेंट फाइनेंस के जो लेक्चर होते हैं उसका ऑलमोस्ट ये सबसे पहले 15 मिनट में हम ये डिस्कस करते हैं, तो उस पर सवाल पूछे गए, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो चलिए सवाल पे देखते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स। यस, वही कैपिटल रिसीट्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, रेकरिंग होती हैं, कि जैसे मान लीजिए जनता टैक्स भर रही है, वो रेवेन्यू रिसीट है। एंड बोरोविंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, यस कैपिटल रिसीट है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, अरे ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी। अरे इंटरेस्ट तो लायबिलिटी घटाएगा ना, राधा मतलब इंटरेस्ट तो मेरी जेब में इनकम लेकर आ रहा है ना, तो लायबिलिटी जो बनेगी थोड़ी ना, अगर है तो घटेगी, एंड रादर मेरी इनकम है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगी ना, तो इसलिए 1 और 2 आर करेक्ट। ओके, यहां पर यही बात हमने देखी। एक और सवाल भी है पूछा हुआ इससे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000 करोड़ और स्टेट का जो वहां पर देखिए सरकार का रेवेन्यू रिसीट है 60,000 करोड़। तो पहले पता लग रहा है हमें कि रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ होगा, यस सर, खर्चा 80,000 और कमा 60 रहे हैं, तो 20,000 रुपए का घाटा डेफिसिट। देन गवर्नमेंट्स बजट ऑल्सो शोज बोरोविंग, मतलब बोरोविंग मतलब कि हम उधार लेके काम करें, मतलब फिस्कल डेफिसिट। बोरोविंग, मार्केट बोरोविंग इज फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ रुपए होगा। एंड इंटरेस्ट पेमेंट 6,000। फिस्कल डेफिसिट में से मैं इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दूं तो मेरा पीडी आ जाएगा, 10 में से मैं 6 निकाल दूं, 4,000 करोड़ पीडी आ गया। सर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, है ना। तो ये जैसे बेसिक सा कैलकुलेशन करके दिखाया भी हुआ कि फिस्कल क्या है, रेवेन्यू क्या है, इफेक्टिव क्या है, प्राइमरी क्या है ना। ओके, देन और अब एक और सवाल पूछ लिया, पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, बेसिक करके जाओगे, फायदा मिल रहा है पेपर में। कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंडर्ड 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से आ रहे हैं। कंट्री की इंटरेस्ट लायबिलिटी 1,500 है, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट सर पीडी तो सर एफडी माइनस इंटरेस्ट था, है ना, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो सर ये इन्फॉर्मेशन तो यूजलेस है, 50,000 में से 1,500 निकाल दी, 48,500 मेरा आंसर आ गया। ओके, देन अब यहां पर है 15वां फाइनेंस कमीशन। यस, स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टेटमेंट है जो आपका जो क्वेश्चन क्रैक करती है, 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। नो, 45 नहीं है, 42% शेयर करना है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना कि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का पॉलिटी वाला साइड पेपर में आपको पूछा जा चुका है मेंस में, फाइनेंस कमीशन का जो इको वाला साइड पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, एक और बार पूछ लिया। तो इसीलिए प्लीज फाइनेंस कमीशन, उसकी इंप्लीकेशंस, फाइनेंस कमीशन का यूजेज कहां कहां पर है, क्या उसमें कमियां हैं,
एनके सिंह जी ने क्या कहा था, है ना, वेरियस बातें मेंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो पक्का ही पक्का पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 2 नहीं है, जहां पर यहां पर हटा देते हैं ऑप्शन 2, जहां पे है वो गलत हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 एक ही ऑप्शन, एलिमिनेशन से हेल्प हो जाती है। ओके, ठीक है। तो बाकी अगेन ये नोट्स में से ही हमें दिखता है। चलिए, एंड IBRD नोट्स में देखो कि वर्ल्ड बैंक सिंपल सा एक ही पेज पढ़ाते हैं बस। IBRD वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसीज, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID। तो अब उसमें IBRD सबसे पहली बनाई गई थी जब जंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूरोप बर्बाद हो गया था। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको हमने देखा बाद में वर्ल्ड बैंक के 5 एजेंसीज में से एक एजेंसी मान लिया गया। तो उसलिए टू हेल्प यूरोप, यस सर, बिल्कुल सही बात है। टू सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, नो सर, सिंगल हैंडेडली नहीं सर, बहुत और एजेंसीज भी काम करती हैं। आप देखिए जो IDA, IFC भी काम करती है, मीगा भी करती है सर, ICSID भी करती है डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने में, और पर्टिकुलरली जो प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम, यस सर, है ना, मिडिल इनकम को। लोअर इनकम को कौन देगा? लोअर इनकम को डेवलपमेंट एसोसिएशन देगा। ओके, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 करेक्ट, हमारा 3 करेक्ट, तो 1 एंड 3 आंसर आ गया। ओके, देन RTGS नेफ्ट पे सवाल देखिए। अगेन RTGS नेफ्ट को, चलो ये पढ़ाते हुए फोटो भी आ गई, लेकिन RTGS नेफ्ट ना जो इंपॉर्टेंट चीज इस तरह से है कि प्री में पूछ लेगा, मेंस में नहीं पूछेगा, प्री में पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल है कि 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, कितनी लिमिट है ना, ये सवाल पूछे जाते हैं। UPI हम बार बार पढ़ाते रहते हैं अपने पेड मॉड्यूल्स में, 50 इंपॉर्टेंट कराना होगा प्री से पहले यूट्यूब पे, वहां भी पढ़ा देते हैं, है ना। तो इसीलिए मेन्स मॉड्यूल में तो चलो अनगिनत चीजें पढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि कौन सी चीज पूछेंगे नहीं पूछेंगे, है ना, जो हमारे जो फाउंडेशन मॉड्यूल है, लेकिन यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। ओके, RTGS सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, नेफ्ट में टेक सम टाइम। तो अगर यहां बात करें पर्टिकुलरली, ओके यस सर हो सकता है। तो RTGS कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड। अब ना मान लीजिए आपको पहली स्टेटमेंट में डाउट था, अगली में जो क्लैरिटी मिल जाएगी कि RTGS में कस्टमर को इनवर्ड के लिए चार्ज कर रहे हैं। अरे पैसा रिसीव करने के लिए कौन चार्ज करता है यार, पैसा भेजने के लिए फिर कोई चार्ज कर देगा, है ना। रिसीव करने के लिए क्यों भाई, मुझे पता ही नहीं पैसा कहां से आ गया, मुझे क्यों चार्ज कर रहे हो, मुझे तो दोस्त ने भेज दिए पैसे, पापा ने भेज दिए। तो इसलिए रिसीव करने के पैसे, तो स्टेटमेंट गलत लग रही है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड, नेफ्ट का ट्रू नहीं है सर, दोनों ही 24/7 है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाती है। एक ही बचती है आंसर, 1 ओनली। ओके, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये हमने अगेन यूपीआई से जुड़ी हुई अनंत बातें, यूपीआई से जुड़ा हुआ इवन की इंडिया स्टैक, यूपीआई से बना सिमिलरली जो इंडिया बना रहा है, लेट्स से जो प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक, है ना, कितना कुछ पढ़ा दिया था। सवाल थोड़ा बेसिक पूछ लिया कि कौन सी कंट्रीज पूछ रहे हैं कि जो कि इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स अलाउ करने वाली है यूपीआई को यूज करके, है ना, यूपीआई प्रोटोकॉल को जैसे यूज करके, है ना, कि कौन सी फ्रांस में तो आईफिल टावर में लॉन्च किया गया था बहुत धूमधाम से, और जर्मनी नहीं है यहाँ पर, सिंगापुर है, बांग्लादेश नहीं है, UAE भी है। तो इसीलिए टोटल वैसे 12 कंट्रीज हो गई हैं, 7 तो ऑनबोर्डेड है, 5 और आ जाएंगी। तो इसीलिए हमें जो दिखता भी है यूपीआई एक्सेट्रा कैसे काम करता है। ओके, है ना, ये कंट्रीज की बात हो रही है। तो कुछ सवाल थे ये इको के, मुश्किल नहीं थे, एक आधा सवाल मुश्किल है, मैंने आपको बताया भी। तो लेकिन अगेन मैं आपको चाहूंगा कि सिस्टमैटिक पढ़ाई से ही पेपर क्रैक होता है। अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं करते हैं, आप हैजर्ड रखते हैं, कभी कुछ यहाँ से कुछ वहां से कर लिया, तो आप किस्मत की सवारी कर रहे हैं, विच यू शुड नॉट डू, क्योंकि मुश्किल एग्जाम है, टाइम लगता है पढ़ने में, और टाइम लगने के साथ साथ मेरा मानना है कि आपका बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, इमोशंस का भी और आपके आसपास वालों का भी। तो किस्मत से ऐसे नहीं खेलना चाहिए हमें, ऑर्गेनाइज तरीके से ही पढ़ाई करना, अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर, एंड मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। एक एक टीचर ने अपना जो ऐसा वीडियो बना दिया है, रैपिडली कवर करते हो, ताकि आपके सोल्यूशंस के साथ साथ थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।